कहानी के शुरुआत में हमें एक बिल्डिंग दिखाई दिया जाता है। फिर हमें बिल्डिंग का अंदर का सीन दिखाई दिया जाता है जहाँ खिड़की से रोशनी आती हुई दिखाई देती है। फिर हमें एक आदमी को दिखाई दिया जाता है जो दरवाजा की ओर चलता जा रहा होता है। उस आदमी को काफी पसीना आ रहा होता है और वो घबराते हुए कुछ कहता है। तब फिर वो आदमी दरवाजे के पास चला जाता है और कैमरे में देखते हुए कहता है कि मैं सुयोग जिन किम हूँ, जो डिंगा का एक रिसर्चर है। फिर सियोग किम कहता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि एनआईएस एजेंट मेरी बॉडी का सर्च करेंगे। फिर हमें दरवाजा खुलते हुए दिखाई देता है। सेओग दरवाजे की तरफ देखता है जहां उसके चेहरे पर रोशनी पड़ती हुई दिखाई दे रही होती है। फिर सेओग किंग अंदर चला जाता है जहां पर कमरे के अंदर 3 लोग बैठे हुए दिखाई देते हैं। उन तीनों को देख के किम काफी घबरा रहा होता है और उसके चेहरे में काफी पसीना आ रहा होता है। फिर सहयोग अपने मन में सोचता है जो मेरे सामने ओल्ड मैन जो बैठा हुआ है वो राष्ट्रपति का पीछे का असली दिमाग वाला प्रोफेसर सियोक टांग है। फिर सियोंग कहता है कि दूसरी तरफ एक जनरल योंग चेन है जो राष्ट्रपति के सबसे करीबी और उसके दाहिने हाथ हैं। फिर सियोंग कहता है कि और वो इंसान जिसने राष्ट्रपति को चुना किंग मेकर है, वह मंत्री चंग्योल है। फिर सियोंग कहता है कि किसने सोचा था कि मैं इनमें से कभी असल जिंदगी में मिल सकता हूँ। फिर सियोंग कहता है सबसे तो फिर बिना वक्त गवाए सीधे काम की बात करते हैं। फिर सियोंग कहता है कि जिस जहाज की बात हो रही है वो बहुत ही कड़ी सुरक्षा वाले इलाके में बह रहा था और उसे सोक्चो के फर्स्ट गार्ड को मिला था। उन्होंने भी उस जहाज की पूरी तलाशी ली थी और उन पर हमला करके पूरी तरह से खत्म कर दिया था। फिर मिनिस्टर जुंगयोक बोलता है सियोक से कि रुक जाओ, बहुत हुआ बेफिंग। फिर जुंगयोक बोलता है हमने सुना है कि तुमने कोई वीडियो तैयार किया है, क्या हम उसे अभी देख सकते हैं? फिर सियोक अपना चश्मा ठीक करते हुए कहता है कि हाँ सर, मैं दिखा सकता हूँ। फिर सहयोग सबसे कहता है कि तो फिर मैं आपको एक बहुत ही बड़ी खोज का फुटेज दिखाता हूँ, एक ऐसी घटना का जो दुनिया के इतिहास में आज तक कभी रिपोर्ट नहीं हुई है। फिर सहयोग सबको दिखाने के लिए उस वीडियो को ऑन करता है। जैसे ही वीडियो चालू होता है जुंगयोंग काफी हैरान हो जाता है। तभी एक आदमी चिल्लाते हुए बोलता है ओ भाई, ये क्या चीज है? सियोंग बोलता है कि अपनी सहूलियत के लिए हम तो फिर हमने यह तय किया है कि हम इन्हें ज़ॉम्बी कहेंगे। सेयोंग फिर बोलता है कि इस प्रोजेक्ट का नाम उसी जहाज के नाम से रखा गया है जिस पर यह मिला था। हमें फिर कुछ महीने पहले का सीन दिखाई दिया जाता है जहाँ एक रेस्टोरेंट दिखता है। फिर हमें अंदर का सीन दिखता है जहाँ पर टेबल में काफी सारे खाने सजे हुए रहते हैं। फिर हमें रेस्टोरेंट के अंदर काफी सारे लोग दिखते हैं जहाँ पर एक सफेद कपड़ा वाला लड़का बोलता है कि मुझे एक सोडा चाहिए। फिर वेटर कहती है कि हाँ ला रही हूँ सर। तभी हमें टीवी दिखाई जाता है जहाँ पर एक ब्रेकिंग न्यूज चल रहा होता है जिसमें न्यूज में बताते हैं कि रूस की सीमा से सटे जॉर्जिया के शहर आब्दे-चयाना में एक भीषण धमाका हुआ है। धमाके के बाद एल्डर शहर के कई हिस्सों में भीषण आग अभी भी लपटों में घिरी हुई है। रेस्टोरेंट के दूसरी तरफ एक काले कपड़े पहने हुए व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति को ड्रिंक सर्व कर रहा होता है। फिर वो सामने वाला व्यक्ति बोलता है कि धन्यवाद मिंग्यो भाई। फिर टैटू वाला आदमी बोलता है कि मैं सही सलामत वापस आऊंगा। तभी टैटू वाला आदमी बोलता है कि तुम जैसे लफंगों को देखो, मिलिट्री में तुम दबा के भाग रहे हो और खुद को मई बंग क्लैंग के बंदे कहते हो। एक बार जेल की हवा खा लेते ना तो आज ये मुसीबत तुम्हारे गले नहीं पड़ती। हाँ हाँ, क्यों मैं सही बोल रहा हूँ ना भाई मेंग्यू? फिर टैटू वाला भी कहता है कि हमारे पास कोई बहाना नहीं है मिंग्यू भाई, चलो एक टोस्ट दीजिए और सब अपने ग्लास भरो। तभी एक लड़का गुस्से में कहता है अपने दोस्त को, हाँ क्या इन्हें वाकई गैंगस्टर होने पर इतना गर्व है कि कितना शोर मचा रहे हैं?
क्या मैं इन्हें जाकर सबक सिखाऊं क्या? तभी चश्मा वाला लड़का कहता है कि हम यहाँ चीनों को आर्मी में विदा करने आए हैं, उन पर ध्यान मत दो। तभी एक लड़का कहता है कि सही कहा शेरिफ, अगर आज हम किसी लफड़े में पड़े तो चीनों के लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। रुको, क्या इसका मतलब यह है कि मुझे नहीं जाना पड़ेगा? गुस्सा वाला लड़का कहता है मेरे रहते तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। फिर चीनू कहता है कि अरे सुन, मुझे पता है, मैंने सुना है कि जब टॉयलेट साफ कराते हैं तो पार्टी भी खिला देते हैं। फिर चीनू और बोलता है कि अगर कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ भी तो बस खाने की एक्टिंग करना, सच में मत खा जाना। तभी व्हाइट शर्ट वाला बोलता है, ओए क्या खाना खाते वक्त ही तुझे ये सब कुछ याद आता है? जीनू बोलता है, ओए पिक पक शुरू हो गई। तभी उनको कुछ आवाज आती है और फिर पलट के देखते हैं। तभी टीवी पर फीमेल सिंगर लोग दिखाई देते हैं और वो सिंगर लोग कह रहे होते हैं कि मुझसे कहो कि तुम मुझसे प्यार करते हो, मुझे चूम लो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगी। फिर व्हाइट शर्ट वाला कहता है कि तेरा मैं देश की रक्षा करूंगा, नहीं मैं अपनी जान देकर भी तुम्हारी हिफाजत करूंगा। तभी ग्रे कपड़ा वाला लड़का कहता है कि क्या ये अंधा है? जेनी तो टेरा से भी ज्यादा हॉट है। चश्मा वाला लड़का कहता है कि नहीं, टेरा सबसे ज्यादा खूबसूरत है। फिर ग्रे कपड़ा वाला नाक में उंगली डालते हुए कहता है कि जेनी का असली जादू तो उसके हार्ट शरीर में है, जाहिर है तुम बच्चे लोगों को नहीं पता होगा। फिर चश्मा वाला लड़का गुस्से में कहता है कि क्या क्या बोला तूने, फिर से बोल। फिर ग्रे कपड़ा वाला लड़का कहता है अपने सामने वाली दोस्त को, तुम्हें कौन बेटर लगता है? ग्रीन कपड़ा वाला लड़का है, मैं, मुझे तो दोनों ही पसंद है। फिर ग्रे कपड़ा वाला गुस्से में आके बोलता है कि ये भी कुछ कहने की बात है? तभी एक आदमी चिल्लाते हुए कहता है कि तुम क्या लगता है तुम क्या कर रही हो? चारों फिर सर घुमा के देखते हैं कि क्या हो रहा है। फिर हमें टैटू वाले इंसान को दिखाई दिया जाता है जो वेटर से कहता है कि तुम मेरे भाई की शर्ट के साथ क्या करने वाली हो? तभी वेटर वाली लड़की बोलती है, सॉरी, आई एम सो सॉरी, शर्ट की क्लीनिंग का जो भी खर्चा होगा मैं दे दूंगी। टैटू वाला फिर लड़की से कहता है कि तुमने हमारा सारा मजा किरकिरा कर दिया, अब तुम बदले में क्या करोगी? फिर वेटर वाली लड़की बोलती है कि मैं क्या कर सकती हूँ। फिर टैटू वाला लड़का बोलता है, हाँ तुमने काफी अच्छा सवाल पूछा है। फिर टैटू वाला लड़का लड़की का हाथ पकड़ के कहता है कि चलो हमारे साथ बैठो। टैटू वाला लड़का फिर बोलता है लड़की से, तुम इधर मेरे पास आओ। तभी वेटर लड़की का हाथ छुड़ा के उस टैटू वाला का हाथ कोई पकड़ लेता है। वह कोई और नहीं, ग्रे कपड़ा वाला लड़का रहता है जो टैटू वाले का हाथ कस के पकड़ा रहता है। और टैटू वाला कहता है कि यह कमीना कौन है? फिर ग्रे कपड़ा वाला लड़का बोलता है कि बस बहुत हुआ, ये पब्लिक प्लेस है, ऐसा मत करो। फिर टैटू वाला लड़का बोलता है, चुप कमीने, और यह बोलकर उसे एक झापड़ गाल पर मार देता है। फिर टैटू वाला आदमी बोलता है, तुम क्या हीरो हो? यहाँ कोई पिक्चर चल रही है, ये असली जिंदगी है, समझे लड़के? तभी अचानक से ग्रे शर्ट वाला लड़का एक मुक्का उस टैटू वाले आदमी के पेट में काफी जोर से मार देता है। ग्रे कपड़ा वाला लड़का काफी गुस्से में टैटू वाले को देख रहा है। टैटू वाला आदमी तो जमीन पे पड़ा हुआ काफी गंभीर दिखाई दे रहा होता है। टैटू वाला आदमी कराते हुए कहता है कि ये क्या हो गया अचानक से? मिंग तभी अपने पैरों पर पड़ा हुआ अपने आदमी को देखता है, इसे क्या हो गया? तभी दो आदमी खड़े होके बोलते हैं, भाई क्या हो गया तुमको? तभी टैटू वाले का दोस्त ग्रे कपड़े वाले लड़के के पीछे आ जाता है और बोलता है, यो तुम्हें कोई आइडिया है तुमने अभी क्या किया है? ग्रे कपड़ा वाला लड़का बोलता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर सब कहते हैं, तुम नन्हे शैतान, मारो इसे। फिर चश्मा वाला लड़का कहता है, मुझे नहीं लगता कि शेरिफ भी इतने सारे गुंडे का मुकाबला कर पाएगा। चलो भाई, ग्रे कपड़ा वाला लड़के का नाम आखिर पता ही चल गया कि उसका नाम शेरिफ है। फिर हमें गैंगस्टर मिंग को कहते हुए दिखाई दिया जाता है। वो कहता है कि रुक जाओ, वह एक बच्चा है। फिर मिंग कहता है, बच्चे, पता है तुम्हारी वजह से कितना शर्मिंदा होना पड़ रहा है हमको? मिंग कहता है, रुको थोड़ा,
मैं अपना कोट उतारता हूँ फिर तुमको बताता हूँ। मिंग अपना कोट उतारता है और शेरिफ की तरह धीरे धीरे बढ़ता है। तभी मिंग शेरिफ के एकदम पास आ जाता है और बोलता है, बच्चे तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है? तभी शेरिफ कहता है, हाँ मेरे दो शब्द है। फिर मिंग कहता है, वेल ठीक है बोलो। फिर शेरिफ बोलता है, तो फिर इसे खा। शेरिफ यह बोल के घुटने से मिंग को मारने की कोशिश करता है। शेरिफ बोलता है कि इसने डॉज कर लिया मेरे ने तेजी से मारने के बाद भी। मिंग कहता है कि तुम काफी स्लो हो, मेरे आगे टिक नहीं पाओगे। तभी मिंग शेरिफ का कपड़ा पकड़ लेता है। फिर मिंग शेरिफ को जमीन पर पटक देता है, काफी जोर से शेरिफ को लगता है। फिर मिंग अपना एक मुक्का लेके शेरिफ के चेहरे पर मारने वाला होता है। तभी मिंग को कुछ खतरा महसूस होता है। तभी शेरिफ अपना मुक्का लेके मिंग के चेहरे की तरफ एक मुक्का मारता है, लेकिन मुक्का मिंग को नहीं लगता, वह डॉज कर लेता है। मिंग कहता है, बच गया, अगर मैंने डॉज नहीं किया होता तो मेरे चेहरे में काफी जोरदार लगता। तभी शेरिफ मिंग की पकड़ से छूट जाता है और पीछे की ओर थोड़ा दूर जाता है। तभी मिंग अपने पीछे की तरफ देखता है। मिंग को टेबल में एक बोतल दिखाई देती है और उस बोतल को पकड़ लेता है। फिर मिंग शेरिंग से कहता है, तू आज नहीं बचेगा बेटा। मिंग शेरिफ की तरफ बोतल तेजी से मारता है। शेरिफ भी अपना मुक्का लेके मिंग की तरफ घुमाता है। तभी दोनों अचानक से वहीं पर रुक जाते हैं। तभी बाजू वाली गली से पुलिस की सायरन की आवाज सुनाई पड़ती है। फिर मिंग के आदमी लोग बोलते हैं कि ब्रदर मिंग, हमें जाना होगा, पुलिस इधर आने वाली है। फिर मिंग जाते हुए शेरिन से कहता है कि नेक्स्ट टाइम मिलना, नेक्स्ट टाइम मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तुझे मैं मार दूंगा। शेरिन बोलता है, चल कमीने, नेक्स्ट टाइम तू मुझे मिला मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तुझे वहीं फोड़ के रख दूंगा। मिडिल फिंगर दिखाते हुए शेरिन यह कह रहा होता है। जीनू बोलता है, भाई तू अभी भी चिंता है ना, कहीं चोट तो नहीं लगी? फिर चश्मा वाला बोलता है, हाँ ठीक तो दिख ही रहा है वो। फिर शेरिन पलट के थम्स अप दिखाते हुए बोलता है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम चंगा। फिर जीनू बोलता है, अरे भाई तेरी नाक को देख, उससे खून बह रहा है। फिर हमें कार एक रोड पर चलते हुए दिखाई पड़ती है जो काफी तेज चल रही होती है, और ये कोई नहीं मिंग की गाड़ी होती है और मिंग इसमें बैठा रहता है। तभी ड्राइवर बोलता है, मिंग भाई आप भग के क्यों आ गए? आपने अपना बैकग्राउंड उन बच्चों को क्यों नहीं बताया? तभी मिंग बोलता है, उन बच्चों को छोड़ो भी, नेक्स्ट टाइम उन लोगों को देख लूंगा, फिर उस लोगों को मार दूंगा। तभी मिंग अपने चेहरे की तरफ देख रहा होता है, चेहरे पर एक निशान पड़ा हुआ रहता है। मिंग को काफी गुस्सा आ रहा होता है। मिंग भी सोचता है, रुक जाओ, अगली बार मिले तो सही में कसम से नहीं छोड़ूंगा सबको। फिर हमें कोरियन आर्मी ट्रेनिंग का सेंटर दिखाई दिया जाता है। तभी हमें चारों दोस्तों को दिखाई दिया जाता है। चश्मा वाला लड़का बोलता है, तुम अपना पहले सेफ्टी देखना सबसे पहले। फिर शेरिंग कहता है कि ध्यान रखना, तुम वहां अंदर जाते ही कसरत जरूर करते रहना हमेशा। फिर जीनू कहता है कि अगर मुझे पैसे देने पड़े तो मुझे फोन मत करना, समझे? शेरिंग बोलता है, तुम क्या मजाक कर रहे हो क्या मेरे साथ? फिर जीनू कहता है, मैं तो मजाक कर रहा था यार, जब तुम्हारी छुट्टी होगी तब हम बीच पर चलेंगे। फिर चश्मा वाला लड़का बोलता है, तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। फिर शेरिंग कहता है कि उसका खर्चा उठाने के लिए हमें दिन रात एक करना पड़ेगा। तभी चश्मा वाला लड़का कहता है, यही तो वादा किया है हमने। फिर व्हाइट शर्ट वाला हंसते हुए कहता है, फिर मैं तुम लोगों को बाद में मिलता हूँ। 3 महीने बाद का हमें समुद्री तट के सोचो का सीन दिखाई दिया जाता है। तभी हमें एक नाव दिखाई देती है जो समुद्र में अकेले ही बहते जा रही होती है। तभी अचानक एक दूसरी नाव आती है और उसमें से एक आदमी माइक से बोलता है कि रुक जाइए, यह आपकी पहली चेतावनी है, हम कोरिया गार्ड से ये कहते हैं। तभी माइक से फिर गार्ड बोलता है कि आपके जहाज पर अवैध रूप से मछली पकड़ने का हमें संदेह है, कृपया रुक जाइए, हमारा साथ दीजिए।
गार्ड फिर माइक से कहता है कि इसी समय अपने पूरे लोग को सामने लाओ। गार्ड फिर कहता है कि हम आपको एक और चेतावनी दे रहे हैं, जल्दी कीजिए। तभी हमें दिखाई जाता है कि नाव पर कुछ नंबर लिखा रहता है। हमें फिर दूसरे नाव का सीन दिखाई दिया जाता है जहाँ पर दो गार्ड खड़े रहते हैं, जहाँ पहले वाला गार्ड दूसरे वाले गार्ड से पूछता है हमें क्या करना चाहिए सर, यह बोट तो पूरा खाली दिख रहा है, क्या करें अब। तभी सीनियर गार्ड बोलता है ज्यादा कुछ नहीं, बस रूल को फॉलो करो, जाओ जल्दी चेक करो। तभी गार्ड रस्सी फेंकते हैं दूसरे नाव पे ताकि वो नाव को रोक सके। रस्सी में फंसे जो लोहे की छड़ रहती है वो नाव के किसी लोहे में फंस जाती है, जिससे नाव रुक जाता है। तभी कुछ लोग नाव पर उतर जाते हैं और उनमें से एक गार्ड कहता है कि हम रिको टीम है, हम सब नाव में प्रवेश कर रहे हैं, अब हम नाव के अंदर जा रहे हैं। दूसरी तरफ से आवाज आती है जल्दी करो। फिर गार्ड बोलता है कॉपी दैट सर। तभी आगे चलता हुआ व्यक्ति बोलता है कि जल्दी करो, हमें यहाँ जल्दी सर्च करना है। फिर पीछे वाला गार्ड बोलता है ठीक है कॉपी दैट सर। तभी गार्ड नाव चलाने वाले कैबिन में जाता है और जाके ये देखता है कि यहाँ पर कोई नहीं है, ये तो पूरा खाली है। तभी गार्ड अपने सीनियर से कांटेक्ट करके कहता है कि सर नाव को तो कोई नहीं चला रहा है, कैबिन तो पूरा क्लियर है, क्या करें। वो बोलता है जाके नाव के नीचे वाले चेम्बर में देखो। कॉपी दैट सर, अभी चेक करते हैं। फिर गार्ड अपना हेलमेट निकालते हुए कहता है कि हमें ये रात को ही आना था क्या यहाँ पर, मैं तो बस घर में जाके सोना चाहता हूँ। फिर गार्ड नाव की चेम्बर की तरफ जाते हुए कहता है कि हम पता नहीं यहाँ पर आए ही क्यों, क्या सर्च करना है बता भी नहीं रहे लोग। फिर हमें पता चलता है इस गार्ड का नाम सार्जेंट किम होता है और ये चेम्बर को खोल के नीचे देखता है कि चेम्बर पूरा अंधेरे से भरा हुआ रहता है और चिल्लाता है कोई है क्या यहाँ पर। तभी उसको कुछ आवाज सुनाई देती है, कुछ दिखाई न देने के कारण वो जब टॉर्च जला के देखता है तो थोड़ा हैरान हो जाता है। सार्जेंट किम के तो पसीने छूटने लग जाते हैं ये देखकर। तभी हमें दिखाई देता है कि वहां और कोई नहीं, एक ज़ॉम्बी रहता है जो सार्जेंट किम को गुस्से से देखता रहता है। तभी सार्जेंट किम वहां से जोर जोर से चिल्लाते रहते हैं। तभी दूसरे गार्ड उसी की तरफ देखता है और एक गार्ड बोलता है उधर से इतनी आवाज क्यों आ रही है, उधर तो सार्जेंट किम गया है ना, चलो जाके देखते हैं क्या हो रहा है। तभी दो गार्ड तेजी से आगे दौड़ते हुए उस आवाज की तरफ पीछा करते हैं और वहां देखते हैं कि वहां फर्श पर काफी खून रहता है और सार्जेंट किम के ऊपर कोई रहता है। तभी दोनों गार्ड में से एक गार्ड बोलता है कि जल्दी खींचो, सार्जेंट किम को जल्दी अलग करो, काफी खून बह रहा है इनका। तभी उनमें से एक गार्ड बोलता है जल्दी इनके कपड़े पकड़ के जल्दी खींचो, खून काफी खून बह रहा है। तभी उनमें से एक गार्ड बोलता है हम इतना खींच रहे हैं, खिंचा क्यों नहीं रहा है। फिर दूसरा गार्ड बोलता है अरे जरा उधर तो देखो क्या है वो। तभी दोनों गार्ड काफी हैरान हो जाते हैं। एक गार्ड बोलता है हे भगवान वो क्या चीज है। दूसरा गार्ड बोलता है सही में मजाक तो नहीं हो रहा है ना ये। तभी हमें सार्जेंट किम को दिखाई दिया जाता है जिसके ऊपर ज़ॉम्बी रहता है और उनके गाल को काफी बुरी तरीके से काट रहा रहता है और काफी खून के छींटे इधर उधर फैल रहे होते हैं। तभी ये सब देख के पीछे वाला गार्ड काफी गुस्से में आ जाता है और बोलता है सार्जेंट किम एक तरफ हट जाइए, मैं इस ज़ॉम्बी को आज बताता हूँ। ये कहते हुए अपने हथियार से ज़ॉम्बी की तरफ घुमाता है काफी जोर से। उस गार्ड के वार से ज़ॉम्बी को काफी जोर से लगता है और वो पीछे की तरफ दूर हटने लगता है। तभी सार्जेंट किम ज़ॉम्बी की पकड़ से छूट जाते हैं। सार्जेंट किम तो अपने गाल पकड़ के रोने लगते हैं कि काफी दर्द हो रहा है, काफी खून बह रहा है, मुझे जल्दी से मुझे हॉस्पिटल लेके चलो तुम लोग। तभी एक गार्ड पूछता है सार्जेंट किम आप ठीक है ना। तो तभी सार्जेंट किम बोलता है अरे भाई ठीक नहीं हूँ, मेरा काफी खून बह रहा है, जल्दी मुझे हॉस्पिटल लेके चलो। सार्जेंट किम बोलता है कि बहुत दर्द हो रहा है, लगता है अब मैं यही मरने वाला हूँ, मैं यहाँ आया ही क्यों था। और तभी ये कहते कहते सार्जेंट किम बेहोश होने वाले रहते हैं। तभी गार्ड अपने सीनियर गार्ड को कांटेक्ट करते हुए कहता है हेलो हेलो ये रिक्रूट टीम है, यहाँ पर कोई एक पागल सा व्यक्ति है जो हमारे टीम के मेंबर को घायल कर दिया है, जल्दी से मदद करने के लिए भेजो किसी को। तभी गार्ड और बोलता है कि जल्दी से हमें शूट एंड साइड का ऑर्डर दीजिए ताकि हम इसे पागल व्यक्ति को मार सके। तभी ज़ॉम्बी भी होश में आ जाता है। फिर वो गार्ड की तरफ गुस्से से देखता है। ज़ॉम्बी का पूरा शक्ल देखते ही वो गार्ड काफी हैरान रह जाता है और बोलता है ये मजाक है ना, कसम से मैं यहाँ आया ही क्यों था मरने के लिए।
ज़ॉम्बी भी अपने गर्दन को एक तरफ मोड़ते हुए भी ये भी सोचता है कि ये व्यक्ति क्या कह रहा है। गार्ड भी सोचता है यहाँ ये अपना सर को एक तरफ घुमा क्यों रहा है, ये सही में करना क्या चाह रहा है। तभी ज़ॉम्बी एकदम तेजी से चिल्लाते हुए गार्ड की तरफ दौड़ रहा होता है। दोनों गार्ड काफी घबरा जाते हैं, उनको प्रतिक्रिया करने का मौका ही नहीं मिलता। हमें फिर समुद्र का वो सीन दिखाई दिया जाता है जहाँ दोनों नाव वहां पर बह रही होती है और लाइट चल रहा होता है। तभी वहां से जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। ज़ॉम्बी चिल्लाते हुए उन दोनों गार्डों की तरफ जा रहा होता है और उसके मुंह से काफी खून बह रहा होता है। तभी अचानक से ज़ॉम्बी उस गार्ड के सामने आ जाता है। तभी गार्ड अपने आप को बचाने के लिए अपने हथियार को उस ज़ॉम्बी के मुंह में रख देता है ताकि वो ज़ॉम्बी उसे काट ना पाए। फिर भी गार्ड काफी घबरा जाता है। तभी ज़ॉम्बी अचानक उस गार्ड के हथियार को छोड़ देता है और एक तरफ हट जाता है। हमें फिर दिखाया जाता है कि ज़ॉम्बी की सर से एक रोशनी निकलते हुए दिखाई देती है और एक गोली की फिर आवाज सुनाई पड़ती है। गार्ड भी काफी हैरान हो जाते हैं, ये अभी हुआ क्या, ये इसके सर से क्या अभी क्या गया है। फिर दूसरे ही पल में ज़ॉम्बी नीचे जमीन पे पड़ा रहता है और गार्ड देखता है ये कैसे गिर गया, क्या हुआ इसको। तभी हमें कोई बंदूक पकड़ा हुआ दिखाई देता है और लग रहा होता है कि किसी ने गोली चलाया है उस ज़ॉम्बी के ऊपर। तभी जो बंदूक पकड़ा हुआ गार्ड रहता है वो उस दूसरे गार्ड की तरफ आता है और बोलता है भाई तू ठीक है ना। तभी दूसरा गार्ड बोलता है हाँ भाई ठीक हो, अगर तू नहीं आता तो आज मैं मर ही जाता यार। तभी बंदूक पकड़ा हुआ गार्ड बोलता है कि हमारे सीनियर ने इसे मारने का परमिशन दे दिया था। वापस जाते ही इसका हमें पूरी अच्छे तरीके से रिपोर्ट देनी पड़ेगी हमको सीनियर को। तभी सार्जेंट किम को उठाते हुए एक गार्ड बोलता है हमें हाँ ठीक है जल्दी से यहाँ से निकलना चाहिए। तभी दूसरा गार्ड बोलता है हाँ ठीक है, हमें रिक्रूट टीम को जाकर पूरी बात बतानी पड़ेगी। दूसरा गार्ड बोलता है कि पता नहीं ये क्या चीज था, हम पर अचानक से हमला कर दिया। तभी सामने वाला गार्ड बोलता है सार्जेंट किम आप ठीक है ना। तभी दूसरा गार्ड जो उनको पकड़ा हुआ रहता है वो बोलता है अरे हाँ ठीक है भाई, इसके पूरा चेहरे को पूरा काट लिया गया है, काफी खून बह रहा है, कहाँ से ठीक लग रहे थे उसको। तभी गार्ड अपना हाथ को बढ़ाते हुए बोलता है कि ठीक है गुस्सा मत हो, अभी हम सब यहाँ से चलते हैं और सार्जेंट किम को मेडिकल का ना ले जाएंगे। और वो हाथ सार्जेंट किम की तरफ बढ़ाते हुए बोल रहा होता है। तभी जो गार्ड सार्जेंट किम की तरफ हाथ बढ़ा रहा होता है तभी अचानक से उसको महसूस होता है उससे हाथ से काफी दर्द और जलन महसूस होती है। तभी वो मुड़ के दिखता है ये क्या हो रहा है। तभी हमें दिखाया जाता है कि सार्जेंट किम उस गार्ड की उंगलियों को पूरा खा चुका रहता है और उससे काफी खून बह रहा होता है और सार्जेंट किम पूरी तरीके से ज़ॉम्बी बन चुका रहता है। तभी गार्ड अपना हाथ छुड़ा लेता है और सार्जेंट किम को धक्का देता है। तभी सार्जेंट किम किसी और इंसान के ऊपर अटैक कर देता है। तभी गार्ड सार्जेंट किम के चेहरे को पकड़ लेता है ताकि वो उसे काट ना सके। फिर भी सार्जेंट किम काफी गुस्से में रहता है, वो उसे काटने ही वाला रहता है। तभी जो कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे रहते हैं तभी सीईओ वीडियो बंद करते हुए कहता है पता नहीं ये शिप कहाँ से आया था और ये क्रीचर जो भी था उसके जरिए पूरे हमारे सैनिक मर चुके हैं। सीईओ बोलता है और यह कोई नाव किसी के नाम पर रजिस्टर भी नहीं, जिससे पहचान भी नहीं कर सकते कि ये नाव आई कहाँ से। सीईओ फिर बोलता है कि लेकिन नुकसान ज्यादा गंभीर नहीं था, इसलिए हमारा मानना है कि यह पास के कई समुद्र से बह के यहाँ पर आया है। तभी प्रेसिडेंट जुंगयोल बोलता है कि मैं हैरान हूँ कि वह चीज अपने सिर्फ आधे शरीर के सही सलामत होने पर भी हिल डुल सकता है। जुंगयोल फिर बोलता है कि क्या वो असली में जिंदा है कि भी नहीं। फिर सीईओ बोलता है कि हाँ, हमें एनएफसी से उसका शव को अच्छे तरीके से परीक्षण कर लिया है। सीईओ फिर बोलता है नतीजे से पता चला है कि इसके अंग और जीन का इंसान के अंगों और जीन के बिल्कुल समान थे। सीईओ फिर बोलता है एक बात जो ध्यान देने लायक है, इसका हीमोग्लोबिन का लेवल। तभी जनरल कांग बोलता है कि समान स्तर 12 से 17 के बीच होता है, उन सभी नमूनों में यह स्तर 0.3 से भी कम क्यों दिखाई दे रहा है। तभी जनरल और बोलता है ये भारी भरकम शब्द इस्तेमाल करना बंद करो और हमें सीधे सीधे बताओ। फिर से एक बोलता है सीधे शब्दों में कहें तो ये नमूने
तभी सेवक बोलता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में सांस लेना। सेवक फिर बोलता है इसका मतलब है कि वे अपने फेफड़ों और दिलों पर निर्भर रहने बिना भी जीवित रह सकते हैं। यह बात सुनते ही जुंगयोल के तो पसीने छूटने लग जाते हैं। तभी प्रोफेसर बोलता है इसमें पक्का मुनाफा है क्या? प्रोफेसर फिर कहते हैं कि अगर हमने यह पता लगा लिया कि यह कैसे काम करता है तो समझो हम दिल और फेफड़ों की जगह इस्तेमाल होने वाली और भी नई आधुनिक चीजें बना सकते हैं, जिसके जरिए हम काफी प्रॉफिट कमा सकते हैं। तभी प्रोफेसर फिर बोलते हैं कि हमें सारी बातें एक साथ नहीं बतानी चाहिए। तभी प्रोफेसर कहते हैं कि हम इसी सोच के जरिए सभी लोगों की जेब खाली कर देंगे। प्रोफेसर फिर बोलते हैं कि ऐसा अनमोल नमूना हमारे हाथ लगे का मतलब है कि इस देश की अब अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से बदल जाएगी। तभी प्रेसिडेंट जुंगयोल बोलता है कि लेकिन वीडियो मुझे यह भी बताता है कि यह काफी खतरनाक है। क्या आपने किसी प्रकार का प्रयोग किसी पर किया है क्या? सीईओ फिर बोलता है कि जी सर, जैसे कि आपने कहा है बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं जिन पर हमें पहले बात करनी होगी। सीईओ फिर बोलता है इनमें से एक ऐसे संक्रमण का स्तर है। फिर प्रोफेसर कहते हैं यानी कि कितनी दूर से ये संक्रमण फैलने का खतरा है? सीईओ फिर बोलता है कि खैर यह तो बस एक अंदाजे के तौर पर निकाला गया नतीजा है, लेकिन हमारा मानना यह है कि सेल्स का रूप बदलना तब शुरू होता है जब जेम्स और एंजाइम मिलता है और मसूड़ों में सूजन और खून बहने से वहां के रक्त कमजोर हो जाते हैं। तभी प्रोफेसर कहता है कि तो यह सिर्फ त्वचा पर काटने से ही फैलता है। इसका मतलब तो यह एड्स से भी कम संक्रमण है ये। और अगर इसका उल्टा हुआ तो? प्रोफेसर फिर कहता है कि अगर उल्टा क्या होगा, अगर कोई इंसान की जगह म्यूटेंट को काट के ही खा जाए तो क्या? तभी सीईओ बोलता है हमने अभी तक उस पर रिसर्च नहीं की है। तभी प्रोफेसर बोलता है तुम इतनी जरूरी बात कैसे छोड़ सकते हो? अगर तुम्हारे जूनियर इस बात को भूल भी जाए तो तुम्हें पूरी तरीके से ध्यान देना चाहिए था ना। तभी प्रेसिडेंट जुंगयोल बोलता है अब तुम दोनों शांत हो जाओ, हमारे पास सैंपल पहले से ही है, इस पर एक्सपेरिमेंट करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं होगा। तभी जुंगयोल बोलता है डॉक्टर जियोल, क्या हमें इस हफ्ते के अंदर रिपोर्ट मिल सकता है? तभी सीओक अपने मन में सोचता है तुम मजाक कर रहे हो ना, मैं यह भला कैसे करूंगा, ऐसा भी नहीं है कि मैं मना कर सकता हूँ। तभी सेवक बोलता है हाँ ठीक है सर, कर लूंगा। तभी सेवक बोलता है चलो फिर अब सैंपल को असल जिंदगी में देखने का वक्त आ चुका है। फिर सेवक बोलता है जरा अपने पीछे की दीवार को देखो। सेवक के बोलने के बाद ही तभी दीवार अचानक से खुलने लगती है और लाल कलर की रोशनी निकलने लगती है। जून तो काफी हैरान हो जाता है कि उसके पीछे से दीवार अचानक से खुल रही है और दीवार के उस पार से काफी भयानक आवाज आ रही होती है। तभी जून अपना सर को घुमा के उस दीवार की तरफ देखता है। जैसे ही सर घुमा के देखता है तो तीनों के तीनों खड़े हो जाते हैं और काफी हैरान हो जाते हैं कि ये क्या चीज है। देखते हैं कि वही वीडियो वाले गार्ड्स वहीं पर ज़ॉम्बी बने हुए रहते हैं और काफी चिल्ला रहे होते हैं। और ज़ॉम्बी काफी खुखार और खतरनाक रहते हैं और काफी खतरनाक तरीके से चिल्ला रहे रहते हैं और काफी गुस्से में रहते हैं। तभी ज़ॉम्बी की नजर उन इंसानों पर पड़ती है और फिर दौड़ते हुए उस दीवार की तरफ जाते हैं, लेकिन दीवार के ऊपर एक मोटी कांच की परत रहती है जिससे ज़ॉम्बी टकरा जाते हैं। ये सब देखने के बाद तीनों के तीनों काफी हैरान हो जाते हैं और तभी जनरल के तो पसीने छूटने लग जाते हैं। तभी सियोल आगे आके बताता है कि यह एक बहुत ही मोटी कांच की परत है जो 5 इंच मोटी है। सियोल फिर आगे बताता है और इन कांच की दीवारों पर अंदर ऑक्सीजन लेवल 10% से भी कम है। सियोल फिर कहता है ये तो सियोल सिटी से भी ऑक्सीजन लेवल्स के आधे से भी बहुत ही कम है। सियोल फिर और बोलता है ये बिना ऑक्सीजन के भी घूम फिर सकते हैं। सियोल फिर बोलता है और इन्हें गंभीर चोट भी लग जाए तो इन्हें दर्द महसूस भी नहीं होता। तभी प्रेसिडेंट जुंगयोल बोलता है यह सब तो ठीक है लेकिन इनमें दिमाग की कमी लगती है।
वरना ये एकदम असली सैनिक बन सकते थे। प्रेसिडेंट जिंगयोल फिर बोलता है कि क्या ये वो बंदूकें और हथियार जैसे चीजों को चला सकते हैं। तभी सियोल बोलता है नहीं सर, मुझे नहीं पता ये कर सकते हैं कि नहीं। प्रेसिडेंट जुंगयोल बोलता है कि खैर, मुझे पूरा यकीन है कि इसका पूरा इस्तेमाल अभी भी किया जा सकता है। जुंगयोल फिर कहता है कि तुम सच सच बताओ, तुमने मिलिट्री ऑपरेशन में इन लोगों का इस्तेमाल कर चुके हो ना। तभी सेवक बोलता है जी सर, हमने पूरा हिसाब लगा लिया कि अगर हम इन्हें भेजेंगे तो क्या होगा। एक ऐसे शहर में जहां किसी को इसके बारे में कोई जानकारी ना हो, और फिर हर 24 घंटे के आधार पर होने वाले बदलाव को रिकॉर्ड किया जाएगा। सबसे पहले 1 लाख के आबादी वाले एक छोटे शहर में 24 घंटे के भीतर 2% लोग संक्रमित हो गए। 2 दिनों में 17% और तीसरे दिन में 34% लोग संक्रमित हो गए। तभी प्रोफेसर कहते हैं कि मेरा अंदाजा है कि संक्रमण की ये घटती रफ्तार दिखाती है कि इसी समय उन्होंने जवाबी कार्रवाई का कोई प्लान बनाया होगा। प्रोफेसर फिर कहते हैं कि खैर, तो फिर हमें उनके बीच सूचनाओं के आदान प्रदान को रोकने का कोई रास्ता निकालना होगा। प्रोफेसर फिर कहते हैं कि और सबसे बड़ी सिटी में क्या हो रहा है। प्रोफेसर फिर कहते हैं कि अगर उसकी समय अंतराल के हिसाब से देखें तो वहाँ संक्रमण की दर 47%, 64%, 70% है। प्रोफेसर फिर कहते हैं कि छोटे शहरों की तुलना में यहाँ संक्रमण के इतना भयानक होने की 2 मुख्य वजह हैं। प्रोफेसर फिर कहते हैं पहली वजह दोनों जगहों की जनसंख्या के घटते और बढ़ते क्रम में है। प्रोफेसर फिर कहते हैं कि और दूसरी वजह है उसका जीवन चक्र, जिसके कारण वे एक दिन में लगभग 12% मील सफर तय करते हैं। तभी प्रेसिडेंट जुंगयोल बोलता है आपका क्या ख्याल है जनरल, क्या ये आंकड़े आपको कुछ समझ आ रहे हैं कि नहीं। तभी जनरल कहता है आपकी आधी से भी कम आबादी के साथ युद्ध की शुरुआत करना एक बहुत बड़ा नुकसान है। तभी जनरल फिर बोलता है कि ताकत के नुकसान को तो भूल ही जाओ, इन म्यूटन की वजह से वे जंग के मोर्चे पर ध्यान ही नहीं दे पाएंगे। तभी प्रेसिडेंट जुनियर बोलता है यह सुनने में बहुत ही ज्यादा। तभी प्रोफेसर कहता है अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो ये एक परमाणु हथियार से भी ज्यादा काम के साबित हो सकते हैं। तभी प्रेसिडेंट जुनियर बोलता है क्या इसकी कोई कमजोरी भी है क्या। तभी सियोल बोलता है वे किसी भी बाहरी उत्तेजना पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देते और चोट लगने से भी उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर उनका सिर या दिमाग तबाह कर दिया जाए तो वे हिलने डुलने बंद कर देते हैं। तभी सियोल फिर से बोलता है कि इसके अलावा एक कोल्डेंस रिएक्शन टेस्ट से भी पता चला है कि 64 डिग्री पर ये हिलना डुलना बंद कर देते हैं। सीओ फिर बोलता है वे तो -67 डिग्री पर हिलना बंद कर देते हैं, लेकिन उसके ऊपर के तापमान में वे बिल्कुल ठीक रहते हैं। तभी प्रेसिडेंट जुंगयोल बोलता है इसका मतलब हम इन चीजों को काबू कर सकते हैं। सीओ फिर बोलता है हाँ, लेकिन जैसा आपने वीडियो में देखा है हमें संक्रमण जैसी घटनाओं से पार करना होगा। तभी प्रेसिडेंट जुंगयोल कांच पे हाथ रखते हुए बोलते हैं कि कब तक करना होगा। तभी जुंगयोल बोलता है तुम्हारे पास ठीक 2 साल का समय है। तभी प्रेसिडेंट जुंगयोल फिर कहता है सियोंग से तुम्हें जिस भी मदद की जरूरत है हम वे सब तुम्हें देंगे। तभी प्रेसिडेंट जुंगयोल बोलता है इस समय के अंदर एक ऐसी वैक्सीन तैयार करो जो इस म्यूटेंट को रोक सके। तभी हमें दूसरी जगह का सीन दिखाई दिया जाता है जहाँ पुल के ऊपर गाड़ियां चल रही होती है। गाड़ी के अंदर सियोल अपना सर पकड़ के कहता है कि हाँ, मुझे नहीं पता कि मैं जो कर रहा हूँ वे सही भी है या नहीं। सियोल फिर सोचता है एक बार वैक्सीन बन जाए फिर हम इन चीजों को पूरी दुनिया में आजाद छोड़ देंगे। सियोल फिर अपने मन में सोचता है अब तुम अंदाजा लगा लो कि इस वैक्सीन की कीमत कितनी ज्यादा होगी। सियोल अपने मन में फिर सोचता है सही कहा, खुद पर शक मत करो, तुमने इस मौके के लिए बहुत ही मेहनत की है। तभी अचानक सीईओ आगे देखता है। जब गाड़ी चल रही होती तभी अचानक देखते हैं रोड पर कीले पड़े रहते हैं।
फिर कीले अचानक से टायर में लगने की वजह से टायर फट जाता है और गाड़ी हिले डुलने लगती है। तभी सीओ पैनिक में आ जाता है और कहता है, हे भगवान, ये क्या हो रहा है। तभी हम देखते हैं टायर फटने की वजह से सीओ की गाड़ी वहां पर रुक जाती है बीच सड़क में। तभी देखते हैं दूसरी तरफ से गाड़ी से कोई पैर निकाल रहा होता है। वो व्यक्ति गाड़ी से उतरने के बाद सिगरेट पीता है और आप समझ सकते हैं ये कौन है, और कोई नहीं, ये मिंजिन है जो अपने पूरे गैंग के साथ यहाँ पर उस गाड़ी को रोकने आया रहता है। फिर मिंग कहता है कि बारिश बहुत हो रही है, इसे आज जल्दी खत्म कर देते हैं। और यहीं पर हमारा पहला एपिसोड खत्म होता है।